बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार साहब ने आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया और कहा कि आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। वोटिंग के अमल पर अपोजिशन की जानिब से एतराज़ किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वफाकी काबीना की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई, जिसके बाद आईनी तरमीम बिल सेनेट में भी पेश किया गया। ये जो तरमीम का बिल है, इससे आम आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा? आम आवाम को तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका अभी तक तो देखें, इसकी शिकें सामने आती हैं जी, किस सूरत में सामने आती हैं, और ये भी देखना ज़रूरी है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इसमें रोल है वो अभी मेरे ख्याल से उभर के सामने आएगा कि उन्होंने कौन सी शिकों को दरमियान में से निकलवाए जिसको उन्होंने काला नाग करार दिया, जो कि असल में पहला जो मुसव्वदा पेश हुआ था या होना था उसमें तो वो मौजूद था काला नाग, इसमें मौजूद नहीं है। अली ज़फ़र साहब ने जिसका जिक्र किया और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी, तो वो जो है वो कौन सी तरामीम थी पहले जो मौजूद थी और अब मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी टाइमिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो कमेटी बनेगी और वो चीफ जस्टिस साहब का चुनाव किया करेगी, तो वो तो अभी 3-4 रोज़ रह गए हैं। तो क्या ये कमेटी कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन से अरकान होंगे, किस तरह से चुनाव हुआ करेगा चीफ जस्टिस का, तो वो तो 4 दिन टोटल रह गए हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो चीफ जस्टिस के इंतखाब वाली जो तरमीम है, ये शायद उस वक्त के लिहाज से मुनासिब थी। अगर ये कुछ माह पहले, कुछ अर्सा पहले ही तरमीम मंजूर हो जाती तो कंटिन्यूशन उसमें हो जाती है, लेकिन अब ये 3-4 दिन तो रह गए हैं नए चीफ जस्टिस साहब के आने में या अनाउंसमेंट में, तो वो कैसे होगा ये अब देखना है। तो ये अभी बहरहाल एक इसके मुख्तलिफ शिकों की वजाहत करेंगे अब माहिरीन कानून, और ये मैं जानता हूँ कि इसको पढ़ा बहुत कम लोगों ने डिटेल में, और इसमें जो ये सेटअप है, अरेंजमेंट है, उसका क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन इसमें बज़ाहिर ऐसा है कि जो मौलाना साहब ने भी बात की तहरीक इंसाफ के लोगों से इसके साथ खड़े होकर, कि वो भी उनके लिए भी इसमें शायद कोई अच्छी खबरें हैं। लेकिन इस अरेंजमेंट के लिए ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनको इसमें से क्या फ़ायदा हुआ। ये तो एक जो है वो जज नहीं होंगे तो दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, तो ये तो चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो तो अपने जो भी फैसला करेंगे वो अब देखते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें मर्ज होती है। तो डेवलपिंग स्टोरी है। कैसे नतीजे में इंतशार मुल्क के अंदर एक सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा और सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, ये एक सवाल है अपनी जगह। तो देखते हैं बहरहाल ये आने वाले दिनों के अंदर ये बस मुल्क के लिए अच्छी कोई खबर इसमें से निकल के आनी चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि, और ये कि मैंने आपसे कहा ना कि इसको मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो मुख्तलिफ मुसव्वदे, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीज़ें, तो वजाहतें बाद में इसकी होंगी। जो मौलाना साहब ने भी कहा, इसमें इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच जो है वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। तो वो बेस्ट बॉलर, बैटमैन, सारे वो जो उनका जो रोल है पूरा ऑलराउंडर, वो तो उन्होंने किरदार अदा किया सारा। तो देखते हैं कि ये जब सामने आता है मुकम्मल मुसव्वदा तो किस शक्ल में सामने आता है और क्या होता है उसके बाद। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो रीजन में वाक़यात हो रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, और ये अंदरूनी जो हमारा इंतशार है ये बदकिस्मती से उन बड़े इवेंट्स को तेज़ी के साथ मिस कर रहा है। हम लोग बतौर पाकिस्तान मिस कर रहे हैं जो कि यानी वो बड़े वाक़यात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सरकारी तौर पे तो बयान हुआ है कि 87, लेकिन इसकी तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी है वो शुमाली गज़ा में एक रात में शहीद कर दिए गए हैं। अच्छा, ये गज़ा में, क्योंकि तवज्जो सारी इस वक्त है लेबनान पे, दूसरे महाज़ों पे, तो जो गज़ा है वहाँ पर एक आप समझें कि जिसको कहना चाहिए कि कत्ल आम का लफ्ज़ तो पीछे रह गया, जहरियत का भी पीछे रह गया। वहाँ जो असल इस वक्त मामला है, जो आज भी वहाँ पे एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो ये हो रही है कि जी ये जो
इलाके हैं सारे, गज़ा, पूरा गज़ा जी। और मगरबी किनारा, यहाँ पर जिस तरह मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार हैं, उस तरह गज़ा में मुख्तलिफ़ यहूदी आबादियाँ कायम कर दी जाएँ ताकि ज़मीन ही ना रहे। तो जब ज़मीन ही नहीं होगी तो फ़लस्तीनी रियासत कहाँ बनेगी। तो जो शुमाली गज़ा है वहाँ पर शदीद बमबारी, शुमाली गज़ा वो इलाका है जहाँ से याहिया सिनवार जो है उनकी शहादत हुई थी। अब ये जहन में रखें कि वो वहाँ पे छोड़ने पे तैयार इसलिए नहीं हो रहे थे जगह, उसकी एक वजह ये भी थी कि उनको इस बात का इल्म था कि मैंने अगर ये छोड़ दिया, ये जगह छोड़ी, जो उनको ऑफर्स हो रही थी कि आप बाद में चले जाएं, छोड़ दें, बाहर एग्जिट होते, तो ये जगह जो है यहाँ पर सेटलमेंट्स हो जाएंगी, यहूदी आबादकार आ जाएंगे जिस तरह वो मगरबी किनारे पे। तो ये जो है ये एक बड़ी अजब सी बात है। और ये मैं अगर यहाँ पर हम उसका ये मैप देखें, ये मैप उनकी एक कॉन्फ्रेंस जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैं अगर सेकंड स्लाइड यहाँ पे हम दिखा सकें तो उसमें ये है कि कम बिल्ड योर होम इन गज़ा, यानी जो ज्यूज़, ये तो बाकायदा उनकी कॉन्फ्रेंस के मनाजिर हैं। उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है उनको कि आप गज़ा में आएँ और अपना घर तामीर करें, यानी वो इलाका हम सारा साफ़ कर रहे हैं फ़लस्तीनियों से, वहाँ पर जो है वो उनके घर गिरा के और वहाँ पर एक नई जो हाउसिंग स्कीम्स बनेंगी और उनका कत्लेआम हो जाएगा सारा, और आप आके वहाँ पे अपने घरों को आबाद करें। तो ये जो है कम बिल्ड योर होम इन गज़ा, इसको अगर हम गौर से देखें, इस मैप को भी और दूसरे मैप को भी हम गौर से देखें, तो इसमें मुख्तलिफ वहाँ पे ऑफर्स हो रही हैं कि जी यहाँ पर आप आएँ, और ये किंग डेविड का इलाका है, ये वो कह रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जो जहाँ पर बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबाइल एक ज़माने में मौजूद थे, और यहाँ पर आके ये जो है ये शुमाली गज़ा में और गज़ा के बाकी इलाकों में ये नाम भी तो उन्होंने रख दिए हैं मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ के गज़ा में, और कहीं पे जो है वो जो महाजिर कैंप, पूरा वो उसका नक्शा बदल के उन्होंने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर दिया है, और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये इससे पहले इस साल जो है, इससे पहले भी ये जब ये इस साल के आगाज़ में अगर मैं 4 स्लाइड दिखा सकूं, तो उसमें जो लिकुद पार्टी है, उनके जो नेतन्याहू की हुक्मरान पार्टी है, उसके तकरीबन 12 अरकान वहाँ पे, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, वो सारे मौजूद थे। तो ये 4 स्लाइड अगर हम दिखाएं जनवरी की टाइम्स ऑफ इसराइल की, तो इससे पहले भी कैबिनेट मेंबर्स कॉल टू रीसेटल गज़ा, इनकरेज गाज़न्स टू लीव, एक ये दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पहले कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। और ये जो है 3rd स्लाइड अगर हम दिखाएं, ये जनवरी में मैप ऑफ द वुड बी गज़ा सेटलमेंट्स प्रेजेंटेड एट कॉन्ट्रोवर्शियल रैगफिन कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी। और फिर उसके बाद जो है वो ये फिर कनाडा ने भी इसको रिपोर्ट किया था, CBC। 5th स्लाइड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल इसराइली पोस्ट वॉर प्लान सेटलर्स पुश देयर गोल ऑफ अ जूइश गज़ा, यानी गज़ा जो है वो एक मगरबी किनारे की तरह वहाँ पर भी सेटलमेंट्स आ जाएं और वहाँ पर यहूदी हों सारे, तो उसके बाद वो इसराइल का हिस्सा हुआ, कोई जगह ही नहीं है 2 रियासत की, तो दूसरी रियासत बनेगी कहाँ पे। और ये जो है ये 6 स्लाइड पर ये फरवरी की है, फार राइट एक्टिविस्ट ब्रेक इनटू गज़ा ट्राई टू रीस्टेब्लिश इसराइली सेटलमेंट। तो इससे पहले जो है ये कॉन्फ्रेंस इस साल हुई थी, और जब ये हुई थी तो उस ज़माने में 7 स्लाइड हम दिखा के इसको ये बता देते हैं कि एथनिक क्लिनजिंग, ये वहीं के पेपर में एक तनकीद हुई थी इसके ऊपर कि एथनिक क्लिनजिंग इन गॉड्स नेम द ओनली इजराइलीज विद अ प्लान फॉर डे आफ्टर इन गज़ा, कि वाहिद प्लान ये है कि 5000, उस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त 5000 लोग शरीक हुए थे, और उसमें जो है उन्होंने ये कहा था कि गज़ा जो है वहाँ पे अगर हम चले जाएं तो जो मसाया हैं जिनका वो इंतज़ार कर रहे हैं, किंग, तो वो एक स्टेप करीब हो जाएगा। अगर इसकी 3rd लाइन पढ़ें तो उनकी वापसी का, जो जिनको वो कहते हैं कि किंग डेविड होंगे और दोबारा एक बादशाहत कायम होगी, तो एक कदम हम करीब हो जाएंगे अगर गज़ा का इलाका भी हम ले लें, क्योंकि ये भी जो है ये उनके अर्ज़ मुक़द्दस का हिस्सा है जो यहूदी हैं। तो एक करीब हो जाएगा अगर ये सारा कत्लेआम करके हम वहाँ पर आबाद हो जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 10 लिकुद पार्टी के जो लोग हैं, ये अब जो लेटेस्ट है वो उसमें शरीक हो रहे हैं। और उस वक्त ये हुआ था जनवरी में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से
9 स्लाइड हम दिखाएं, ये 30 जनवरी की है। सेटलमेंट्स ब्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन यरूशलेम, तो उसके फॉरेन ऑफिस ने ब्रिटेन के इसको बड़ा सख्त कंडेम किया था कि यूके इज अलार्म्ड बाय द कॉन्फ्रेंस यरूशलेम कॉलिंग फॉर रीसेटलमेंट ऑफ गजा एंड इजरायली मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड। तो ये उस वक्त एक बड़ा सबका कंसर्न था, लेकिन अब जो है वो ये है कि अब चूंकि दुनिया उलझी हुई, लेकिन इसमें एक जो बात है वो ये है कि मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और वो जो तब्दीली है वो गैर मुतवक्को तब्दीली है। और वो तब्दीली इस तरह से आ रही है कि मशरिक़ वस्ता अरब ममालिक सारे, तुर्की, ईरान, मतलब पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है, आप समझ लें उस ब्लॉक, एक पूरा ब्लॉक जो कि एक पॉलिसी 2 स्टेट सोल्यूशन के लेके चल रहा था, वो सारा का सारा जो है वो मिडिल ईस्ट का जो वो एक तरफ जा रहा है, और उसमें इसराइल नहीं है, यानी इसराइल टोटल आइसोलेशन में चला गया है। अब जो जॉर्डन है, जॉर्डन इजिप्ट के साथ, टर्की के साथ, टर्की जो है वो इजिप्ट के साथ, और फिर उसके बाद जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की में मुलाकात की है हमास के डेलीगेशन से भी, और उनसे ताज़ियत की है वहाँ पे हमास के डेलीगेशन से मिलके। जो मोहम्मद दरवेश हैं उनके एक शूरा के रुकन, उनसे मुलाकात की है इस्तांबुल में, और हमास की लीडरशिप ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी मौजूद है तुर्की में। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 1 अक्टूबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर का मतलब ये है कि जिस दिन ईरान ने 200 मिसाइल फायर किए थे इसराइल के ऊपर, उसके बाद जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका और जीसीसी के ममालिक जो खलीजी ताउन काउंसिल है, उन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एक इजलास हुआ हो। और ये मैं दिखा रहा हूँ 13 स्लाइड यहाँ पे रेफरेंस के लिए, यानी ईरान पे अटैक करने के बाद खलीजी ताउन काउंसिल में 13 स्लाइड अरब न्यूज़ की जो है ये इनका इजलास हुआ था, ये 3 या 4 तारीख को जीसीसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का दोहा में। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखें कि जो हमास की लीडरशिप है जी, वो पिछले साल हमास की लीडरशिप इस्माइल हानिया, खालिद मिशाल, ज़ाहिर मोहम्मद सिनवर तो वहाँ पे ब्लॉक थे, और खलील हाया, ये सारे सऊदी अरेबिया में मौजूद थे और इन्होंने उम्रा किया था। और सऊदी अरब के ये जो है ये मेहमान भी थे, और सऊदी अरब में इन्होंने उम्रा किया था। ये वो उसी वक्त जब महमूद अब्बास मौजूद थे तो साथ ही ये भी शख्सियात मौजूद थी, और इन्होंने वहाँ पे सऊदी अरेबिया में उम्रा किया था। तो सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और सऊदी अरेबिया इसका अच्छा, अब वो जो था ना कि इसराइल और सऊदी अरेबिया करीब आ जाएगा, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत क्लैरिटी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ये बात कह चुका है बार बार कि हम उस सूरत में वहाँ पर दोबारा अरसर नौ रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे और सारा कुछ करेंगे, जो कुछ अर्से बात चल रही थी कि जब 2 स्टेट सोल्यूशन की गारंटी होगी कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो है मौजूद है। 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो यूएई दरमियान में इन्वॉल्व होगा, बाकी मुल्क इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा तो यूएई वहाँ पे नहीं जाएगा। अब वो जो 2 स्टेट, मैंने आपसे बात की ना कि महमूद अब्बास ने भी कल जो है वो याहिया सिनवार को फ़लस्तीनी कौम का एक हीरो और मुजाहिद करार दिया। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ईरान जो है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान ने अटैक कर दिया इसराइल पे, और इसराइल का जवाब नहीं आया आज 20 तारीख तक। वो पेपर्स लीक हो रहे हैं और प्लान बन रहा है और अमेरिका का आगे पीछे, लेकिन ये कि अब इस वक्त सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है। वो किसी और तरफ की जा रही है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पे अटैक करने के बाद जिन मुल्कों को दौरा किया है उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की, ये सारे मुल्कों का वो दौरा करके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जो सऊदी अरेबिया वो गए, सॉरी जो दोहा गए, तो वहाँ पे जीसीसी के ममालिक मौजूद थे। तो ये सारे जो शिफ्ट है वो सारा का सारा एक तरफ जा रहा है, जो एक फैसले वो सारे कर रहे हैं, इसराइल से कोई बात नहीं कर रहा,
नेतन्याहू से, बल्कि और जो है ना वो था ना कि इसराइल सऊदी अरब आ जाएगा, ये वो और किसी और तरफ, वो सारे मुल्कों का झुकाव जो है वो किसी और तरफ है। और इस पे ये बात जो आइसोलेशन वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये देखें, मैं 16 स्लाइड आपको दिखाऊँ, चंद रोज़ पहले यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा था, कंट्री विल नॉट सपोर्ट डे आफ्टर गजा प्लान विदाउट क्रिएटिंग पैलेस्टीनियन स्टेट। तो पैलेस्टीनियन स्टेट के बनने के साथ सारी चीज़ें मशरूत थी, तो ये आपस में सारे जो ममालिक हैं वो एक हो रहे हैं, और इसराइल आइसोलेशन में चला गया जिसने लिबनान से जंग छिड़ी हुई है। तो ये एक अजीब, वो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा सोच रहे होते हैं कि जी IS अनवर के बाद ऐसे होगा तो फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी आ गया कि संभाल लेगी, तो वो उल्टा हुआ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने उनको अपना मुजाहिद करार दे दिया, महमूद अब्बास ने। और वो जो तस्वीर उनकी है IS अनवर की, वो तो अरब दुनिया कह रही है कि ये तो एक मुज़ाहिमत की तस्वीर रहेगी एक तवील अरसे तक, ठीक है, कि एक शख्स जो है वो अकेला बैठा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने यरगमालियों के दरमियान अपनी ह्यूमन शील्ड है, और जिसने इसी के बारे में कहा तो छुपा हुआ है, जिसके बाद कहा होता कि अरबों जो है वो डॉलर्स हैं, और जिसने जगह भी नहीं छोड़ी, और जाते जाते वो एक हाथ जो ज़ख्मी था, जो दूसरे हाथ से उसने छड़ी फेंकी, और उसके बाद उसके ऊपर भी बॉम्बिंग करनी पड़ गई। तो ये एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसराइल में एक बात ये है कि जी उनकी मैयत हवाले नहीं की जाएगी, मैयत उस वक्त हवाले की जाएगी जब वहाँ से यरगमाली छोड़ेंगे, वो हमास वाले यरगमाली छोड़ेंगे, तो यहाँ से IS अनवर की मैयत उनके हवाले की जाएगी। लेकिन ये कि वो उसके नतीजे में मज़ीद तलखी पैदा हो रही है कि वो एक तो पहले ही उनकी जो मैयत है उनकी वो कहाँ पे है, कैसे है, लेकिन वो जाहिर है कि जहाँ पर भी हवाले होगी तो वो तो एक उसको एक अलग दर्जा उनकी जहाँ पर तदफीन होती है, तो वो शायद इसराइल वापस ना करे। लेकिन अभी उनकी तरफ से बात ये हो रही है कि जब यरगमाली छोड़ेंगे तो मैयत देंगे। अच्छा, इसे कहते हैं नज़र, जो मैंने आपसे कहा ना कि दिन ज़्यादा गुजर गए हैं, 20 तारीख गुजर गई है, और पहली तारीख को अटैक हुआ था ईरान का इसराइल पे, उसके बाद थर्ड मिसाइल आ गए, सब कुछ वो ख़त्म हो गया। वो जो एक था ना कि इसराइल ने अटैक करना है, किसी वजह वो पेपर तो रिलीज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ कर रहे हैं, वो करने को कर भी सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक और बहुत अहम बात हुई है कि वो अहम बात ये है कि इसका जो आप ये समझें कि इन फ़ौजी मशकों, ये फ़ौजी मशकें और इनकी टाइमिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन फ़ौजी मशकों की। और ये फ़ौजी मशकें जो हैं ये बहरे हिंद में जो हैं ये फ़ौजी मशकें हुई हैं IMEX 2024 के नाम से। और ये जो मशकें हुई हैं ये ईरान, रशिया और ओमान की बहरी फ़ौजों ने ये मशकें की हैं बहरे हिंद में। और यहाँ पे मैं प्रेस TV को कोट कर रहा हूँ, 18th IMEX 2024। और ये मशकें जिसमें रशिया और ईरान, अच्छा इससे पहले जो हुई थी मशकें कुछ महीने पहले, उसमें चाइना भी था, इसमें रशिया, ईरान और ओमान साथ आया, अरब मुल्क। ये ओमान वो मुल्क है जो कि जाहिर है कि जो ईरान के दरमियान और अरब ममालिक के दरमियान जो हुतीज़ का मामला तय हुआ, उसमें ओमान का बड़ा गहरा रोल रहा है। और ओमान जो है वो हुतीज़ के भी करीब है, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, यमन के साथ बॉर्डर लगता है उनका एक, लेकिन वो उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान भी बैकडोर अगर कोई मुलाकातें होती थीं तो उसके लिए ओमान यूज़ होता था। अब ओमान भी इन मशकों में शरीक है, और ये मैं अलमदाइन कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 17। इन मशकों में ईरान, रशिया और ओमान मौजूद है, और ये नेवी ड्रिल्स हुई हैं इंडियन ओशन में। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त एक नई जो है ना, एक नया आप समझें कि एक पॉलिसी शिफ्ट कह लें इसको, या इसको जो भी कहें, कि वो अभी क्लैरिटी नहीं है इसमें। लेकिन ये तय बात है कि वो जो अब्राहम एकॉर्ड, और इस वक्त कोई नेतन्याहू से बात करने को तैयार नहीं, ख़ास तौर पे ये मगरबी किनारे में भी, एक ही वक्त में मगरबी किनारे में भी जाहिर, मैंने आपसे कहना तकरीबन 100, एक तादाद ये है कि 97 लोग शहीद हुए हैं गजा में, एक ही है कि तकरीबन 100। और अब वो प्लान सामने आ रहा है कि जी वहाँ पर उन्होंने दूसरी रियासत, फ़लस्तीनी रियासत की जगह ही नहीं छोड़नी, और दूसरी रियासत नहीं रहेगी, और कत्लेआम होगा। देखें, आज ये जो जेनोसाइड्स होते हैं ना, ये बड़ी अजीब सी, अब आज तक वो आर्मीनिया, अज़रबैजान एक मामला चल रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक शक्ल एक लेकर सामने आते हैं। और ख़ास तौर पे जब उस वक्त जब ये
अरब हैं, और ज़ाहिर है कि अरब हैं, सुन्नी हैं, जो भी और इसके एक्सपेक्ट्स हैं, तो ये किसी सूरत जो है वो सऊदी अरेबिया या बाकी मुल्क को टू स्टेट सोल्यूशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उनके सामने इसराइल जो है वो चूंकि सेटलमेंट्स कर रहा है, तो अब एक नई पिक्चर इमर्ज हो रही है कि भाई व्हाट नेक्स्ट, ये डेवलपिंग स्टोरी अब क्या होगा, क्या ईरान पर अटैक होगा, साइबर अटैक होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसी दौरान जो है वो ब्रिक्स की समिट आ गई। अच्छा, ये जो मैंने कल भी बात की थी कि ये इसकी टाइमिंग्स इसलिए इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भारत है वो अमेरिका के स्ट्रेटजिकल आए है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक, लेकिन उसके साथ ही ये जो पन्नू केस है और जो ये खालिस्तान के हवाले से उन्होंने उनके रॉ ऑफिसर को बाकायदा नाम ले दिया, अजित डोवल का ले दिया, उसके बाद वो जो अमित शाह का भी ले दिए, सारे नाम ले दिए। तो ये जो, और फिर कैमरॉन मैके जो उनके हाई कमिश्नर यानी जिनको भारत ने मुल्क छोड़ने का कहा था सफारतकारों को, तो उसमें उनके हाई कमिश्नर भी थे। अब वो जो केविन मैके हैं, उन्होंने पहली मर्तबा ये पब्लिकली बात की है कि भाई जो ये मामला था, यानी जो पन्नू केस वाला मामला था और ये निजर केस वाला, ये अमेरिका और कनाडा दोनों का मुश्तरका, ये दोनों की तरफ से मुश्तरका इसकी तहकीकात हो रही हैं, और ये एक ही प्लॉट है। और ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस को, 24 स्लाइड। डिप्लोमेट्स ने छोड़ दिया इंडिया, सारे डिप्लोमेट्स ने कनाडा के, और उनके जो इन्वॉय हैं, अच्छा ये छोड़ चुके हैं इंडिया, लेकिन इन्होंने पब्लिकली, और इनकी गालिबन मुद्दत मुलाजमत जो होती जॉब वो भी ख़त्म हुई, लेकिन अभी तक बहरहाल ये कनाडा से बाहर ही कनाडा के सबसे ज़्यादा बड़े डिप्लोमेट हैं। इन्होंने कहा है कि जनाब ये जो एक ही प्लॉट है, और इसमें जो दूसरा, अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करूँ तो वो कह रहे हैं एक्स इन्वॉय, क्योंकि ये ज़ाहिर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई दूसरा चूँकि नहीं आया, तो एक तरह से वही हैं, या शायद क्या है मुझे नहीं पता। टाइम्स ऑफ इंडिया 25वीं स्लाइड वो कह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा एक ही मर्डर प्लॉट को, दोनों मुल्क एक साथ एक ही मर्डर प्लॉट को वो की तहकीकात कर रहे हैं, यानी एक ही लिंक है। अब ये 5 आइज़ हैं, बरतानिया की तरफ से भी इशू हुआ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 आइज़ हैं। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स एक पेचीदा पिक्चर है पूरे खत्ते की, और इसमें आ गई ब्रिक्स समिट। अच्छा, ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, और ज़ाहिर है पुतिन मेज़बान है, और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, और यूएई के सदर भी आ रहे हैं, और जनरल सीसी भी आ रहे हैं, और ईरान के सदर भी आ रहे हैं। ये एक मुतबादिल बड़ा फोरम दुनिया में, एक तो एससीओ है ना, एससीओ तो एक आप समझें कि उसका लिमिटेड एक स्कोप है, लेकिन जो ब्रिक्स है उसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रिक्स एक मुतबादिल डी डॉलराइजेशन की तरफ भी जा रहा है कि दूसरी करेंसीज इस्तेमाल होनी चाहिए। एससीओ के मुल्कों के दरमियान वो बात नहीं हुई जो ब्रिक्स के दरमियान हुई है कि जी एक मुतबादिल करेंसी होनी चाहिए। उनका अपना एक बैंक बन गया, उस बैंक में सऊदी अरेबिया ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब बहुत बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे। अब इस पूरे सूरत हाल में 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि जो चाइना के सदर की क्या मुलाकात होती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, दोनों तरफ से मुतबादिल ज़राए जो रशिया से भी और इंडिया और उधर, वो इसको खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो जाए। अच्छा, अगर ये मुलाकात होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो ये कि तलखी डेस्कलेशन होगी यहाँ पे जो चाइना और भारत के दरमियान है, उसमें कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन भी कि मुलाकात हो जाए। दूसरी बात यह कि एक तो तलखी कम होगी, दूसरा यह है कि इसका मैसेज अमेरिका को क्या जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे वही कल भी मैंने बात की थी ना कि ये जो एकदम से पोजीशनिंग है ना, क्योंकि वहां तक तो पहले मैंने बात की थी कि ये तो बात समझ में आ गई कि जी उन्होंने चलें कहा कि जी ये एक केस है, पन्नू का केस है या जो निजर का केस है, लेकिन फिर एफबीआई ने एक इश्तिहार जारी कर दिया और उसको वो एक्सीलेट होता जा रहा है मामला कि अमित शाह भी हैं तो उसमें अजीत डोवल भी हैं, तो सफारतकार आ गए तो जयशंकर भी आ, मतलब तो ये जो पूरा मामला है इसको
इंडिया जो है वो कह, और फिर आज उनके जो है एम्बेसडर, उनके जो हाई कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं कि ये तो इसके पीछे तो जो है वो अमेरिका और कनाडा की मुश्तरकत है, ये एक ही प्लॉट हुआ है सारा। इस मरहले पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, ये अब किस किस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया? ये ईरान के प्रेसिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान के प्रेसिडेंट वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो ब्रिक्स का एलामिया है वो क्या होता है, ब्रिक्स के एलामिये में क्या जिक्र होता है गज़ा का? शी जिनपिंग आ रहे हैं और पुतिन है खुद मेज़बान। तो वो जो है वो यानी अब देखें ना, वहाँ पर कोई ना कोई तो इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा, यूक्रेन जंग के ऊपर भी होगा, और ख़ास तौर पे अच्छा वो बात अपनी जगह मौजूद है कि क्या नॉर्थ कोरिया के फ़ौजी लड़ रहे हैं रशिया में? ना उसको रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है, ना उसको नॉर्थ कोरिया ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिए, ना उसका जवाब चाइना ने दिया है, किसी मुल्क ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अमेरिकन का भी अब ये कहना है कि उनकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी वहाँ पे नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो वहाँ पे लड़ रहे हैं। मैं CNN को मैं कोट कर रहा हूँ। ये देखें, ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है। 22nd स्लाइड कोट करके हम ब्रेक पे चले जाते हैं। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स बीइंग इक्विप्ड इन रशिया हेड ऑफ लाइकली डिप्लॉयमेंट टू यूक्रेन। नॉर्थ कोरिया के जो CNN कह रहा है कि वो फौजी जो हैं वो मौजूद हैं रशिया में, वो जो है उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है इससे पहले कि यूक्रेन में पहुँचें और यूक्रेन के साथ जंग में चले जाएं, लेकिन वो देखे गए हैं नॉर्थ कोरिया की ट्रूप्स। तो ये तो मामला चला गया, बहुत ज़्यादा फैल गया मामला। इस फैलते हुए मतलब एक तरफ फैल भी रहा है, दूसरा ये है कि ये ब्रिक्स इंपॉर्टेंस इसलिए इख्तियार कर गई है कि इसमें कुछ 40 दूसरे मुल्कों के नुमाइंदे भी हैं। एक तो ब्रिक्स है पुराना, एक है ब्रिक्स प्लस जिसमें ईरान भी आ गया, सऊदी अरेबिया भी आ गया, UAE भी आ गया, उनके इजिप्ट भी आ गया, ये सारे मुल्क आ गए। और लेकिन उससे हटके जो जिन मुल्कों ने अप्लाई किया हुआ है उन मुल्कों के भी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें सारे फहरिस्त टर्की है, थाईलैंड है, कई मुल्क ऐसे हैं जो ब्रिक्स में जाना चाह रहे हैं। तो वो अब ये ब्रिक्स इस पूरी सिनेरियो में देखिए ना, इजिप्ट के भी ये सारे वो मुल्क हैं जो कि इस वक्त एक ही अगर आप मंजरनामा देखें ना, आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप देखें ना, ईरान ने अगर रशिया की हेल्प की यूक्रेन जंग में, जो कि इल्ज़ाम लगाया जाता रहा, तो उसका इम्पैक्ट आपको सीरिया में मिलेगा, उसका इम्पैक्ट आपको जो है वो मिलेगा मुख्तलिफ अरब कंट्रीज में, उसका ये जो यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका आपको इम्पैक्ट मिलेगा सूडान में, उसका इम्पैक्ट मिलेगा लीबिया में, जहाँ मुताहरिब क़ुव्वतें एक दूसरे के सामने खड़ी थी। तो ये जो पूरे जो पिक्चर है ये तेज़ी के साथ, यानी 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते से भी कम, तकरीबन 2 हफ्ते अमेरिकन इलेक्शन में, कैमिला हैरिस या ट्रंप, उसको दुनिया छोड़ के बिल्कुल, हालांकि बड़ी दिलचस्पी थी लोगों को, अगर आप याद करें पिछला इलेक्शन तो लोग बड़े उसमें दिलचस्पी ले रहे थे कि ट्रंप जीतेगा नहीं जीतेगा, दोबारा क्या होगा, कि ट्रंप, मतलब लोगों को अमेरिकन इलेक्शन में बड़ी दिलचस्पी थी। ये पहला अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है जिसमें दुनिया की कोई खास दिलचस्पी नहीं है कि मुल्कों में डिस्कस हो रहा हो कि यार कैमिला हैरिस आएंगी तो क्या होगा या ट्रंप आएंगे तो क्या होगा। हालांकि बहुत बड़ा एक दुनिया की सारी दुनिया की तवज्जो इस वक्त गज़ा पे है, या ये कि इसराइल, ईरान और ये अरब ममालिक के साथ कशीदगी ना बढ़ जाए और बाकी कोई नया महाज ना खुल जाए और क्या हालात होंगे। वक्फा नहीं, फिर उसके बाद बात करेंगे। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि मौलाना साहब ने आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा किया है, ये बिल्कुल ही बात हम कर चुके हैं कि मौलाना साहब का अभी सामने आएंगे मामला। तो इसमें एक जो है वो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो हमारे सामने है, और वो जो है वो इंडोनेशिया का इलेक्शन है जी। अच्छा, इंडोनेशिया के इलेक्शन की अहमियत जो है वो ये है कि वहाँ पे उनके जो नए सदर मुंतखब हुए हैं, प्राबोवो सुबिंतो, ठीक है ना, ये जो नए सदर इनके मुंतखब हुए हैं, ये उनकी इंडोनेशिया की तारीख़ के सबसे ज़्यादा वोट लेके उनके सदर मुंतखब हुए। ये पहले उनके वज़ीर दिफा भी रहे हैं। इंडोनेशिया जो है वो 17,000 जज़ायर पे मुश्तमिल है, आसियान कंट्री है। 17,000 जज़ायर मिल के ये जकार्ता जिसका कैपिटल है ये इंडोनेशिया बनाते हैं, और ये एशिया का सबसे जनूबी मुल्क है। एशिया में है लेकिन सबसे जनूबी मुल्क जो है वो ये जज़ायर, अगर हम नक्शे पे देखें तो हमें इंडोनेशिया नज़र आता है।
ये जो इंडोनेशिया, ये ध्यान में रखेंगे, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। अगर हम ये थर्ड स्लाइड दिखाएं तो ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। और दूसरी जो बात है, उनको ये वहाँ के वज़ीर दिफा भी रहे हैं, और ये जो है ये अमेरिका के करीब हैं, लेकिन चाइना के ज़्यादा करीब हैं। इंडोनेशिया जो है, तो एक तो मुबारक है उनको बहुत बहुत कि वो वहाँ पे मुंतखब हुए और दुनिया भर से उनको मुबारकबाद दी जा रही है। लेकिन जो इंडोनेशिया में ये जो तब्दीली आई है, पेराबोवो सुबिनेंतो, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इनका ये इस साल इलेक्शन पहले हो गया था और उसको उन्होंने हलफ अब उठाया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि करप्शन से पाक करेंगे वो, और बड़ा बहुत पॉपुलर वोट उन्होंने लिया है, बहुत बड़ा। इंडोनेशिया की में आप ये ध्यान में रखें कि इंडोनेशिया जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी आबादी है, 273 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं, और 273 में से 90% मुसलमान हैं, और जाहिर है कि उसमें अक्सरियत जो है वो सुन्नी मुसलमानों की है। लेकिन ये बात यहाँ बतानी ज़रूरी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुन्नी मसलक के जो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को जो उनकी जो तालीमात को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो इंडोनेशिया में है। मतलब ये अगर हम यहाँ से जाएं ना, जैसे मिसाल के तौर पे इमाम हम्बल को ज़्यादा अरब ममालिक में जो इमाम अब्दुल वहाब जो हैं, उन्होंने इमाम अहमद हम्बल को ज़्यादा फॉलो किया, इमाम अबू हनीफ़ा हनफी आपको यहाँ। तो जो शाफ़ई हैं, ये जो आसियान के ममालिक हैं, जिनमें इंडोनेशिया, ब्रुनाई, मलेशिया, यहाँ पर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के जो की तालीमात, यानी जो चार आप समझें कि जो आगे इमाम हैं सुन्नी मसलक के, उसके उनमें से जो इमाम शाफई हैं वो वहाँ पे हैं, यानी उनके चाहने वाले वहाँ पे हैं, और चाहते सभी हैं लेकिन उनकी तालीमातों को फॉलो करने वाले। अब इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये जितना इलाका है, ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये हनफी, इमाम हम्बल, इमाम अहमद हम्बल, और इमाम अबू हनीफ़ा, और इमाम शाफई, इमाम मालिक, और ये इमाम मालिक के ही दौर में उनके जो हैं वो उनके साथ रहे, उनके काफ़ी अरसा इन्होंने गुजारा। और ये जो इमाम शाफई हैं, जिनको इंडोनेशिया में जिनको सबसे ज़्यादा, उनकी पैदाइश जिस इलाके में हुई इमाम मालिक की, उन्होंने तालीम इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी तालीम तो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो फिर सफ़र करते रहे और इस्लाम को फैलाते रहे। लेकिन उनकी जो पैदाइश हुई वो अरब दुनिया के जिस इलाके में हुई उसका नाम है गज़ा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ गज़ा से था, ठीक है। अच्छा, तो ये बस मैं यहाँ पे इस बात को हम करके निकलते हैं, क्योंकि जितना हम, मैंने कहा ना कि हम बढ़ते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ये सिंगापुर, ब्रुनाई, ये भारत के अंदर 20 to 30, 20 से 30% जो कुल मुसलमान है उसमें से शाफी मसलक है। तो इसी तरह बांग्लादेश में, इसी तरह तो इधर बहुत बड़ी मलेशिया में, इंडोनेशिया में, तो इमाम शाफी। अच्छा, तो अब ये है कि अच्छा, एक तो ये मैंने रिलीजियसली थोड़ा सा बता दिया कि वो क्योंकि गज़ा के हवाले से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक था, तो ये कि वो इंडोनेशिया में किस तरह से देखा जाता है गज़ा को, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो है ये इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो है ये चाइना, अच्छा शी जिनपिंग ने, प्रीमियर शी जिनपिंग ने सज़ा मुबारकबाद दी है उनको बहुत ज़बरदस्त। ये चाइना जब इलेक्ट हो गए थे तो चाइना का दौरा किया था इन्होंने। तो अमेरिका, अब ये आसियान मुल्क तो उसमें बाइडन दौर में या ट्रंप दौर में गायब ही हो गए ना। आसियान की सारी तवज्जो जो है वो पहले गई अफगानिस्तान पे, फिर वो यूक्रेन पे, फिर चली गई जो है वो ये मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता में। तो वो आसियान और उधर सारा होना था, तो वो उधर से तवज्जो हट गई। फिर ही बांग्लादेश में तब्दीली, हसीना वाजिद ने वहाँ से दौड़ लगाई, उसके बाद वो अजीब सा मामला हो गया।
वो भारत के लिए भी एक अजीब सिचुएशन डेवलप हो गई कि वहाँ पे वो मणिपुर और वो सारे महासुख, वो तो अपनी जगह तलखियाँ मौजूद हैं वहाँ पे, वो आगे क्या रंग रूप लेती हैं वो अलग बात। अब डॉक्टर यूनुस जो है वो चाइना के भी करीब है, डॉक्टर यूनुस उतना ही चाइना के करीब है जितना वो वेस्ट के करीब है, उतना ही उनको चाइना में पसंद किया जाता है। तो ये अब नया जो सारा सिलसिला बन रहा है, उस सिलसिले में अब ये ब्रिक्स की समेट इंपॉर्टेंट हो गई है कि भाई वहाँ पर ये जहन में रखें, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मॉस्को ने, चाइना ने हमास और तमाम जो ग्रुप्स थे इस्लामी जिहाद और बाकी सबकी ताल्लुक को ठीक करवाया था। हमास की जानशीनी अभी तक अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जल्द करनी पड़ेगी, जो मैंने कल भी बात की थी कि वो खालिद मिशाल तो शायद ना हो, लेकिन ये है कि ये देखना है कि खलील हया को अनाउंस, क्योंकि जो अनाउंस करेंगे तो फिर उसके बाद मुल्क नोटिफाई होंगे, सारे सबको बताया जाएगा कि हमास की नई लीडरशिप इस मुल्क में है और ये जो भी आगे जंगबंदी का मुआहदा, ये जो भी मामलात हैं, ये उसके अंदर ये लोग जो हैं आगे ये फैसला कौन शख्सियत हैं, या ये कि मोहम्मद सिनवार जो कि मौजूद है वहाँ पे गजा में, उनको तो शायद नहीं किया जा रहा, लेकिन कौन सी अगले रहनुमा कौन सी, ये ब्रिक्स हमें एक इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है कि ब्रिक्स में ईरान के अपने इशूज़ हैं, अच्छा, और रशिया जो है वो मेज़बान है, ईरान के साथ इसराइल का अजीब इशू है ना, अच्छा यूएई पहुंच रहा है, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, और ब्रिक्स जो है वो एक लॉन्ग टर्म, अगर आप कहें ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ग्लोबल, तो उसमें एससीओ तो है ही, लेकिन ब्रिक्स चूंकि डी डॉलराइजेशन, फिर उसमें 40-50 मुल्क लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि जी हमें भी शामिल करो, हमें भी शामिल करो, वो इजिप्ट से शुरू होता है, वो फिर बेल्ट एंड रोड, आप देखिए ना इंडोनेशिया आ गया, लेकिन बेल्ट एंड रोड के उधर वो ट्रेनें भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, इंडिया को, चाइना की इन्वेस्टमेंट है। अब देखना यह है कि अमेरिका इसको कैसे, इस कॉन्फ्रेंस को, जाहिर है वहां पर तो इलेक्शन में, यहां पर ये जो पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, अच्छा ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ईरान रशिया के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेस, इनके जो ऑब्जर्वर्स थे, ये जो एक्सरसाइजेस हुई हैं ईरान, रशिया और जो ओमान की, इन एक्सरसाइजेस के जो ऑब्जर्वर्स थे बहुत सारे मुल्क थे, दो मुल्कों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन मुल्क की नेवीज ने ऑब्जर्व किया इन मशकों को, एक तो पाकिस्तान, दूसरा इंडिया। इन मुल्क, ये मुल्क ऑब्जर्वर स्टेट्स थे जिन मुल्कों ने इन मशकों को देखा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जियो स्ट्रेटेजिक, वो कहते हैं ना कि कैसे कौन किधर जाएगा, किस तरह ब्लॉक्स बनेंगे, क्या अब सारे दुनिया के जो ये इश्यूज हैं, और सबसे बढ़ के कि 100 से ज़्यादा शहादतें गजा में हो गई, और गजा के अंदर वो दोबारा रीसेटलमेंट की बात हो रही है, इसके नतीजे में वो जो टू स्टेट तो सऊदी अरेबिया, देखें ना, सऊदी अरेबिया तो टू स्टेट, पाकिस्तान टू स्टेट पे है, इवन अमेरिका ने टू स्टेट का वादा किया था, ये जब ये ऑस्लो एकॉर्ड और ये सारे फ़लस्तीनी अथॉरिटी बन रही, टू स्टेट, तो जब वो सेटलमेंट्स गजा में करने जा रहे हैं तो टू स्टेट कहाँ से होगा। तो ये अब एक तेज़ी के साथ एक नई दुनिया इमर्ज हो रही है। देखना ये है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है तो वेस्ट कैसे देखता है उसको, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो ये, और ये एक विंडो भी खुली, इंडिया के लिए भी विंडो खुली कि भाई 1 मिनट हट जाएंगे, आप उधर तो प्रेशर डाल रहे थे, तो ये हमारे सामने इधर का रास्ता भी है, उधर रशिया जा रहे हैं वो। तो यहाँ पर अब एक नई पिक्चर इमर्ज हुई है, हो रही है, और पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो भी गए, लेकिन बहरहाल जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान आना था और यहाँ से जो बातचीत उनसे हुई, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल गया दुनिया को। अब देखना ही, अब मैंने आपसे कहा कि ये इमर्ज होती पिक्चर में ये देखना है कि 12-13 दिन बाद जो अमेरिकन इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके बारे में रशिया का कहना है कि नई दुनिया जो है वहाँ से इमर्ज नहीं होगी, और चाइना का कहना है कि वो अमेरिकन इलेक्शन से इमर्ज नहीं होगी, वो ब्रिक्स समिट से इमर्ज होगी। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ब्रिक्स की, इससे नई दुनिया इमर्ज होगी, और आगे क्या होने। और नॉर्थ कोरिया की फौज के वाकई पहुंच गई है भाई, आखिर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है ना, प्रेसिडेंट पुतिन कहीं कितना गए वहाँ पे, उनको उनका वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, सब कुछ ऐसे किया नॉर्थ कोरिया ने। आखिर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी ना रशिया की और नॉर्थ कोरिया की, और चाइना खामोश रहा बीच में। तो इशू ये है कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंचा हुआ है यहाँ पे, जब एग्जॉस्ट हो रही हैं फौजें, अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो फौजें तो एग्जॉस्ट हो रही हैं, लड़ के 1 साल 2 साल 2022 से यूक्रेन में, अब नॉर्थ कोरिया आ रहा है। तो ये एक बड़ी दुनिया तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रही है, और उसमें ये हम अब अल्लाह करे कि अपने मैन मेड क्राइसिस जल्दी ख़त्म करें, और ये छोटी छोटी बातें और ये जो हंगर गेम्स हैं इनसे जान छुड़ाएं, और अवाम और मुल्क और सारे लोग साथ मिल के आगे चलें। तो बस हम दुआ करते हैं कि एक तो जहरीत वहाँ जल्द से जल्द ख़त्म हो,
गज़ा के अंदर, लेकिन साथ ही ये सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस वहाँ शुरू हो गई है। तो ये तो टोटल आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा इसराइल भी और अगर ये सीज़ फायर फौरी तौर पे ना हुआ, जिसके लिए मैक्रोन भी कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन भी कोशिश कर रहा है, EU कोशिश कर रहा है, सारे लोग के सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर। लेकिन अब यही सिनवर के बाद जो है ना, वो एक पिक्चर ऐसी हो गई है कि जिसपे वो दूसरी तरफ चला गया मामला। जी। लेकिन अरब स्ट्रीट मैटर करती है, अरब स्ट्रीट जो है ना वो बहुत मैटर करती है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं वहाँ पे। तो वो जो बात इसराइल की तरफ से हो रही थी ना कि हम दिखाएंगे कि देखें हमने पावर शो की, वो उलट उसका असर हुआ है सिनवर की जो के जाने से जो है वो एक रेजिस्टेंस का इस्तारा बन के वो सामने आए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्त